जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए एक बार, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। अंजलि, गुड मॉर्निंग बहन। आप सभी को सुप्रभात। चंपा और बिल्कुल आर के शनमुन शेट्टी। ये भाई, कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत आजाद भारत का पहला जो बजट जो पेश करने का काम किया था वो आर के शनमुख शेट्टी के नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल, अध्यादेश 123 के तहत। गुड चंपा, गुड बहन। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो उसकी आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जबकि पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट होती है। ठीक है, और फिल फॉर्म के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हैं दिसंबर बैच के रिगार्डिंग। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप पेपर सेकंड के लिए परचेज करते हैं तब भी आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 2999 आपको पे करना होता है। कोई बात नहीं चंपा मैन, कोई बात नहीं। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VIK10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलोफोन के हर बैच पर। क्लासेस की आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास आपकी रहती है, MCQ प्रैक्टिस आपका रहता है, डाउट सेशन आपके रहते हैं। तो हम भारत के संवैधानिक विकास को रीड कर रहे हैं। रिगार्डिंग हमने 1935 तक का जो शासन अधिनियम था उसको रीड कर लिया है। आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा अगस्त ऑफर, यानी अगस्त प्रस्ताव को आज हम रीड करेंगे। जो अगस्त ऑफर था उसको आज हम रीड करेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चे अभी तक नहीं आए, कारण क्या है इस चीज का पता नहीं। चलो तो शुरू कर देते हैं। प्रस्ताव, इसकी पृष्ठभूमि कि कैसे तैयार हुआ, कैसे ये आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भारतीयों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में खींचने के लिए ब्रिटिश सरकार से नाराज थे। देखो हुआ क्या था, जब 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इन्होंने भारतीयों से पूछा ही नहीं कि आप युद्ध में शामिल हो गए या नहीं, उनको बिना पूछे इसको शामिल कर लिया। तो लॉर्ड लिथिंगो ने बिना किसी परामर्श को भारत को जर्मनी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। एक इसका ये कारण था। दूसरा, फ्रांस दूसरी शक्तियों के हाथों गिर गया था और मित्र राष्ट्रों को युद्ध में कई पराजयों का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने थे। परमदीप गुड मॉर्निंग, सुमित्रा गुड मॉर्निंग बहन, सुप्रभात। अब बैकग्राउंड क्या है अगस्त ऑफर का, उसके बारे में देखिए। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर एंग्री विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ ड्रैगिंग India into the war without the consent to Indians. Lord Lithgow had declared that India to go to war with Germany without any
कंक्लूजन्स। जो फ्रांस था, फ्रांस हैड फॉलन टू द एक्सेस पावर ऑफ एंड द अलायंस वर फेसिंग सेवरल defeated in the war. There was a change of power in Britain also, and in 1940, Winston Churchill became the British Prime Minister. ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के लिए भारतीयों का समर्थन पाने की इच्छुक थी। ब्रिटेन पर स्वयं नाजियों द्वारा कब्जा किए जाने का खतरा था। देखो, ब्रिटेन पर किसका खतरा था? नाजियों का खतरा था कि नाजी उस पर कब्जा कर लेंगे। नाजी हिटलर, जर्मनी। ठीक है, इस आलोक में कांग्रेस ने अपना रुख नरम कर लिया। इसमें कहा गया कि यदि भारत में सत्ता अंतरिम सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी तो युद्ध के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। फिर वायसराय लिंथिंगो ने प्रस्ताव को एक सेट बनाया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। पहली बार भारतीयों के अपना संविधान बनाने का अधिकार स्वीकार किया गया था। अब आपसे पूछे कि भारतीयों को प्रथम बार अपना संविधान बनाने का अधिकार किस प्रस्ताव के दौरान स्वीकार किया गया? वो अगस्त प्रस्ताव के दौरान स्वीकार किया गया था। हालांकि अगस्त प्रस्ताव असफल रहेगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कीन टू गेट इंडिया सपोर्ट फॉर द वार। ब्रिटेन इटसेल्फ वाज डेंजर ऑफ being occupied by the Nazi, and in this light Congress softened its stance. It said that the power Indian was transferred into the अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार क्या होती है? बिना चुनाव की सरकार को क्या होता है कि एक सरकार का गठन किया गया सहमति से, लेकिन बिना चुनाव के, कुछ समय के लिए बनाई जाने वाली, क्या थी? कुछ समय के लिए बनाई जाने वाली सरकारों को अंतरिम सरकार भी कहा जाता है। Then Viceroy Linlithgow made a set of proposals called the August Proposal. For the first time, the right of Indians to make their own constitution was accepted. अब अगस्त प्रस्ताव की कुछ शर्तें थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय का गठन किया जाएगा और डोमिनियन स्टेट भारत के लिए उद्देश्य था। डोमिनियन स्टेट समझते हो क्या था? जब 1927 का जो अधिवेशन चल रहे थे तो उनमें एक अधिवेशन था 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में हमने क्या किस चीज की मांग कर ली थी? पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। किस चीज की? पूर्ण स्वराज की हम मांग कर चुके थे। अब जो चीजें हमें पूर्ण रूप से चाहिए थी, ये कह रही थी कि डोमिनियन ले लो। डोमिनियन का अर्थ क्या होता है कि जो प्रमुख होगा वो तो ब्रिटेन का होगा, जो प्रमुख पद होगा वो किसके पास होगा? ब्रिटेन के पास होगा, और जो अन्य जो पद होंगे वो भारतीयों के पास होंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? असफल करने का एक ये भी कारण था। पहली बार गोरों की तुलना में अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को तुरंत विस्तार किया जाएगा। हालांकि रक्षा, वित्त और गृह विभाग अंग्रेजों के पास ही बने रहेंगे। आर्मी वाला उनके पास रहेगा, वित्त विभाग उनके पास रहेगा, जो होम सेक्रेटरी होते हैं वो उनका रहेगा। एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जानी थी। अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया गया कि सत्ता का कोई भी हस्तांतरण सरकार की किसी भी प्रणाली में नहीं होगा, जिसके अधिकार को भारतीय राष्ट्रीय जीवन में बड़े और शक्तिशाली तत्वों द्वारा सीधे तौर पर नकार दिया गया था। वायसराय ने यह भी कहा कि भारत सरकार अधिनियम में कोई संशोधन नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी वास्तविक संवैधानिक सुधार करने से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को दूर करना होगा। कि अगर हम कोई भी अगस्त प्रस्ताव 1942 के अंदर जो अगस्त प्रस्ताव है, जो अगस्त प्रस्ताव आएगा ना, उसके अंदर अगर कोई समझौता होगा तो वो दोनों के बीच होगा। ठीक है,
1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा, अगस्त 1940 में आया था, और इसे अगस्त क्रांति बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? 8 अगस्त को आया था ये, 8 अगस्त 1940 को। इसे क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति की इसको संज्ञा दी जाती है, अगस्त क्रांति की संज्ञा से दी जाती है। इसमें क्या था? औपनिवेशिक स्वराज स्थापित करने की बात कही गई थी। क्या किया जाएगा? औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, ये बातें इन्होंने बोल दी थी। ठीक है, August offers terms. A representative Indian body would be formed to draft a constitution for India after the war. Dominion state was the object for India. The Viceroy Executive Council would be immediately expand, कि उसकी जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव उसको एक्सपेंड किया जाएगा इमीडिएटली, और इंक्लूड किया जाएगा मोर देन इंडियंस with it of first time. However, the defense, finance and home departments remained with the British. कि जो फाइनेंस होगा, जो होम होगा, डिफेंस होगा, वो डिपार्टमेंट फिर किसके पास जाएगा? ब्रिटेन के पास ही जाएगा। एन एडवाइजरी वार काउंसिल वाज टू बी एस्टेब्लिश्ड, और हमें एक जो वार काउंसलिंग होगी उसका, युद्ध परिषद का एक गठन किया जाना था। The minorities were given assurance that any transfer of power would not take place under any system of government, the authority of the which directly denied by the large and powerful elements in Indian national life. The Viceroy also said that there were been no amendment of the Government of India Act. He also said that before any real constitution reforms would be made, the difference between the Congress and Muslim League would be resolved. कि अगर कोई किसी चीज को लेकर इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर मतलब भेद कुछ होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर, पहले वो कॉन्फ्लिक्ट साफ किया जाएगा, वो संघर्ष दूर किया जाएगा, उसके बाद इसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब भारतीय नेताओं की प्रक्रिया क्या रहेगी? कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में वर्धा में अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब पूछा जाता है कि किस बैठक में भाई? वर्धा में अपनी जो बैठक हुई थी उसमें इसको वर्धा बैठक बोल देते हैं। तो इसने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अब औपनिवेशिक शासन हमें नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो जवाहरलाल नेहरू ने टिप्पणी की कि डोमिनियन स्टेट की अवधारणा डोर्नेल की तरह मृत है। लीग ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि देश के विभाजन से हम कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं होगा। एक मिनट, स्वीकार, देश के विभाजन से कम कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं होगा। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? कि हमें तो सिर्फ अलग देश चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम हमें कुछ नहीं स्वीकार है। इसके बाद महात्मा गांधी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और उन्होंने जन सत्याग्रह से परहेज किया क्योंकि वह हिंसा से नहीं चाहते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों से इसे असंतोष व्यक्त किया, अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के अंदर पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। किससे? पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। प्रथम जो सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। भावे आचार्य आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, और दूसरे जो सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल
लाल नेहरू। ठीक है। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अगस्त प्रस्ताव, जो ये प्रथम सत्याग्रह था, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चलाया गया था। क्या था ये? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन। क्लियर? Reaction of Indian leaders. The Congress rejected the proposal in its meeting at the Wardha in August 1940. It demanded complete independence from colonial rule. Jawaharlal Nehru remarked that the concept of dominion state was the death of doornail. The League also rejected the proposal, saying that nothing less than the partition of the country would be acceptable to them. Subsequently, Mahatma Gandhi initiated individual satyagraha to reform their right to freedom of expression. He avoided mass satyagraha because he did not want violence. पहले तीन सत्याग्रह कौन कौन थे? एक तो विनोबा भावे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त थे। तीनों को जेल हुई थी भाई। सत्याग्रहियों ने दिल्ली की ओर चलो एक मार्च भी शुरू किया, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन गति पकड़ने में विफल रहा और दिसंबर 1940 में रद्द कर दिया गया। जो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था, वो लगभग 2 महीने बाद ही, यानी 1 महीने बाद दिसंबर में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारतीय समर्थन जुटाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा। अब अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? फेल। अगस्त प्रस्ताव फेल होने के बाद भारत के अंदर अब क्या हो गया? क्या भेजा गया? समय आ गया 1942 का। ठीक है, 1942 का समय आ गया, तो क्या भेजा गया? अब भेजा गया क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि में देखो, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। जापान भारत की पूर्वी सीमाओं के बाहर आगे बढ़ रहा था और यमन में बर्मा का पतन अंग्रेजों के लिए एक झटका था। भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन आवश्यक था। क्रिप्स मिशन बैकग्राउंड क्या था कि जो जापान है, ये एडवांसिंग बियॉन्ड द इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर एंड द फॉल ऑफ बर्मा इन द वार वाज ए ब्लो टू द ब्रिटिश। द थ्रेट ऑफ द जापानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया was looming and Indian support was essential for the Britain's war effort. जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो वायसराय लॉर्ड लिथेंगो ने ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में भारत को युद्ध के पक्ष में घोषित किया। यह भारतीयों से परामर्श किए बिना किया गया और इसके कारण कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया था। 7 प्रांतीय सरकारों का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्या, किस चीज के रूप में मनाया था भाई? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। जो इस्तीफा दिया गया था वो मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने बनाया था। जब जो कांग्रेस के जो 7 प्रांतीय सरकारों के नेतृत्व कर रही थी कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी नेताओं ने वो कर रहे थे, तो उनके पदों से मुक्ति दी गई और उसे मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुक्ति दिवस कहा था। ब्रिटेन को भारत में अपनी शाही नीतियों और मित्र देशों के युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका और अन्य सहयोगी नेताओं के बाद दबाव के सामना करना पड़ रहा था। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को क्रिप्स को भारत भेजना पड़ा। देखो हुआ क्या भाई, एक तो ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन में भारत में अपनी शाही नीतियों के और मित्र देशों के युद्ध प्रयासों के लिए क्या कर रहा है? सहयोग करने की सुरक्षित मांग रहा था, लेकिन उसे अमेरिका के दबाव में और भारत के जो अन्य नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनके दबाव में सामना करना पड़ रहा है। तो उसको क्या करना पड़ा? इस फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को एक क्रिप्स मिशन भारत भेजना पड़ा था। When the second war
World War broke out in 1939, Viceroy Lord Lithgow declared India a party to the war as part of the British Empire. This was done without consulting Indians and led to massive protests by the Congress party leaders handing 7 provincial governments resigned from their posts. उन्होंने अपने जो पद थे, जो पोस्ट उनकी थी, उनसे उन्होंने रिजाइन दे दिया था. द मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड एज लिबरेशन डे. Britain was facing pressure from the USA and the other allied leaders to secure India cooperation for its imperial policies in India and the allied war effort. As a result, the British government had to send Cripps of India. अब क्रिप्स मिशन के सदस्य. मिशन के नेतृत्व में स्ट्रेटफोर्ड, कौन है? स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स ने किया. लॉर्ड प्रिवी सील थे इसमें, और उनके साथ हाउस ऑफ कॉमन के नेता आदि सहित राज्य परिषद के अन्य सदस्य भी थे. कौन कौन थे सदस्य भाई क्रिप्स मिशन के अंदर? स्ट्रेटफोर्ड. क्रिप्स ने तो इसकी नेतृत्व किया था. लॉर्ड प्रिवी, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे. ठीक है. क्रिप्स मिशन, लॉर्ड प्रिवी सील और एवी अलेक्जेंडर. क्रिप्स मिशन मेंबर्स. द मिशन वाज लीड बाय द स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स. यही पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो क्रिप्स मिशन ने की थी, इतना पूछा जाता है. लॉर्ड प्रिवी सील्स वाज with him. There were also the other members of the Council of State, including the leader of the House of Commons. क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्रिप्स मिशन के पास भारत आने के कई कारण थे. पहला कारण था कि ब्रिटेन को दक्षिण पूर्व एशिया में कई नुकसान झेलने पड़े और जापान द्वारा भारत पर आक्रमण करने की धमकी उन्हें वास्तविक लगी. अतः ब्रिटेन भारत का समर्थन चाहता था. ब्रिटेन पर सहयोगियों यानी यूएसए, यूएसएसआर और चीन द्वारा भारत का सहयोग लेने के लिए दबाव डाला गया था. कि ब्रिटेन पर किसका सहयोग, किसने दबाव डाला? एक तो यूएसए, यूएसएसआर और चीन द्वारा भारत का सहयोग लेने पर दबाव डाला गया था. भारतीय राष्ट्रवादी मित्र देशों का समर्थन करने के लिए सहमत हुए थे, क्योंकि उन्हें युद्ध के बाद पर्याप्त शक्ति के तत्काल हस्तांतरण और पूर्ण स्वतंत्रता की आशा थी. ऑब्जेक्शन क्रिप्स मिशन क्या थे? द क्रिप्स मिशन हैड many reasons for the coming to the India after the Second World War. The reasons are given below. Britain had suffered many losses in South Asia, and the threat of the Japan attacking India seemed real. Therefore, Britain want India's support. Britain was pressured by the allies, यानी USSR and the China, to cooperate with India. Indian nationalists had agreed to support the allies because they hoped for immediate transfer of substantial power and complete independence after the war. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या था? कि भारतीयों के प्रभुत्व की स्थापना हो. इस प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या उससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी. देश के लिए नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा. इस सभा में प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित और राजकुमारों द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे. क्रिप्स मिशन proposal establishment of the India's dominance. This domain would have the freedom to remain with the British Commonwealth or the scattered from it. It will also be free and participated in the international organizations. A Constituent Assembly will be formed to make a new constitution for the country. This assembly will be members elected by the provincial assemblies and nominated of the prince. अब क्या होगा? अब भारतीय जो
प्रभुत्व में शामिल होने के इच्छुक कोई भी प्रांत अलग संघ बना सकती है और अपना अलग संविधान बना सकती है। ये बात कौन कह रहा है? ये क्रिप्स मिशन कह रहा है कि भारत के अंदर जो भी देशी रियासतें हैं, 562 देशी रियासतें थी भाई, 552, ठीक है, 549 मिला ली गई थी। तीनों के साथ क्या किया गया था? कुछ अभियान करने पड़े थे, सैन्य अभियानों के साथ उनको मिलाया गया था। संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत का सत्ता का हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल, 552 रियासतें थी और 552 रियासतों को मिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक रियासत को छोड़कर, कौन सी रियासत थी? कश्मीर। कश्मीर मुद्दे पर वो उसमें नहीं थे, अपरिवर्तित होंगी, ठीक है, गवर्नर जनरल से। क्रिप्स मिशन का महत्व। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के एक प्रभुत्व होने का अधिकार स्वीकार किया था। भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, ये बात कही थी। प्रांतों को एक अलग संघ बनाने की आजादी देने का प्रस्ताव 1947 में देश के विभाजन के लिए एक मॉडल साबित हुआ। राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार ने बाद के चरण में पूर्ण संप्रभुता का संकेत दे दिया। अंतरिम काल में भारतीयों को प्रशासन में अच्छी हिस्सेदारी की गारंटी दे दी गई थी। For the first time, the British government acknowledged India's right to be a domain. Indians could make their own constitution. The proposal to give province of the freedom to from of a separate union provide to be a model for the partition of the countries in 1947. The right to skid from the Commonwealth indicated full sovereignty at a later stage. During the interim period, Indians were granted a fair share in the administrations. अब क्रिप्स मिशन भी असफल हो जाएगा। देखो, अगस्त प्रस्ताव होने में पड़ा, वो भी असफल रहा। क्रिप्स मिशन भी क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आंदोलन आएगा? अगस्त प्रस्ताव के परिवर्तित क्या होगा? इसके बाद शुरू होगा क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इन प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यधिक कट्टरपंथी और आईएनसी द्वारा अत्यधिक रूढ़िवादी के रूप में देखा गया। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अत्यधिक रूढ़िवादी के रूप में देखा गया था, जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय समूहों ने अस्वीकार कर दिया था। हिंदू महासभा और उदारवादी राज्यों के अलग होने के खिलाफ अधिकार के खिलाफ थे। दलित वर्गों ने विरोध किया क्योंकि वह उस देश में अपनी स्थिति के बारे में अशाकित थे जहां वह अल्पसंख्यक होंगे। यह भी माना जाता है कि वायसराय लिथिंगो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और भारत के राज्य सचिव लियो अमेरी द्वारा समर्थन की स्पष्ट कमी के कारण मिशन असफल रहा था। It is also believed that the mission failed due to the apparent lack of the support by Viceroy Lithingo, British Prime Minister Winston Churchill, and the Secretary of State of India, Leo Amery. मिशन की विफलता के बाद क्रिप्स इंग्लैंड लौट गया और गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अगस्त 1942 में अपना नया अभियान छोड़ा, जिसे आंदोलन स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप दिया जाता है। After the failure of the mission, Cripps returned to England and the Congress led by the launched। देखो भाई, अगस्त जो मैंने वो था ना, एक मिनट, जो प्रस्ताव 1940 के अंदर आया था, मैंने गलती से इसे अगस्त क्रांति लिखवा दिया है, ठीक है। अगस्त क्रांति ये नहीं था। अगस्त क्रांति जो ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा ना 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को जो आंदोलन शुरू होगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना, वहां पर मिस्टेक हो गई है, इसे अगस्त क्रांति कहेंगे। फ्लो के अंदर वहां पर वो निकल गया था। पीपीटी पर 1 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा।
रुक जाओ, हो जाएगा, वो अपने आप क्लियर होगा, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिशन को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने निम्नलिखित कारणों से क्या कर दिया, अस्वीकार किया था। कांग्रेस प्रांतों के अलग अलग संघ बनाने के अधिकार के खिलाफ थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था। गवर्नर जनरल की शक्ति को बरकरार रखने के भी खिलाफ थी, क्योंकि केवल संवैधानिक प्रमुख था वो। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में हिस्सेदारी की कमी का भी विरोध किया था। सत्ता के तत्काल हस्तांतरण की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द मिशन। कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। Congress was against for the right of provinces to the separate union because it was harmful of the nationality unit. He was also against returning the power of Governor General because there was only an constitution head. He also protest against the lack of share in the defense sector. There was no concert plan for the immediate transfer of power. अब मुस्लिम लीग ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया था? मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित कारण से इसे अस्वीकार किया था। पहला जो कारण था कि भारत में केवल एक संघ का विचार पसंद नहीं आया। देखो, कांग्रेस तो कह रही है कि हम इसके टुकड़े नहीं होने देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग क्या कह रही है कि हमें तो अलग चाहिए, एक संघ के अंदर हम नहीं रहेंगे। उन्होंने संविधान सभा के निर्माण की पद्धति और भारतीय संघ में प्रांतों के विलय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का विरोध किया। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन, उसके रीजन थे उसको देख लेते हैं। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिंगल फेडरेशन इंडिया। He explained the method of the formation of the Constitution Assembly and also opposed the process of taking discussions on the merger of province into the Indian Union. अब क्या होगा? अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को बंबई के वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी सार्वजनिक घोषणा 1 अगस्त को इलाहाबाद प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई बंबई में और ग्वालियर टेक मैदान में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की जाएगी और भारत में स्वतंत्रता लोकतंत्रता की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यकता होगी। देखो भाई, प्रस्ताव कब पास किया गया? वर्धा में 14 जुलाई को 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या कहा कि हम घोषणा की गई सार्वजनिक कि 1 अगस्त को इलाहाबाद में प्रयागराज तिलक दिवस मनाया जाएगा। तिलक दिवस कहां पर? इलाहाबाद में। और वहां पर क्या घोषणा की गई कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में हुई। कहां पर हुई भाई? मुंबई में। ग्वालियर टेक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की जाए और भारत में लोकतंत्र स्थापित की जाए, स्वतंत्रता भारत में स्थापित की जाए। यहां तक समझ में आ गया? रुको 1 मिनट, ये हो जाएगा अपने आप, ये अपने आप ही होता है। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ।
भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल हुए थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया था और ये वही आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी जी डू और डाई का एक नारा देंगे, करो या मरो, करो या मरो। अंग्रेजों को कहा था या तो हमें आजाद करो या फिर मर जाओ। अब कुछ तारीखों का इसमें नोट करना। जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो 14 जुलाई 1942 को पेश किया गया था। प्रस्ताव पेश 8 अगस्त 1942 को मंजूरी मिली। 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई। ठीक है, ये तारीख ध्यान में रखना। और इसे क्या कहा गया? अगस्त क्रांति का नाम दिया गया था। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ट्रूली मास मूवमेंट इन विच मिलियंस ऑफ कॉमन इंडियन पार्टिसिपेटेड। दिस मूवमेंट अटैक्ड यूथ इन लार्ज नंबर्स। अट्रैक्ट यूथ को अट्रैक्ट किया था लार्ज नंबर के अंदर। इंस्टेड ऑफ कॉलेज दे टुक द पाथ ऑफ जेल। अब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही न समझा जाना। ब्रिटिश विरोधी भावना था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। अब तक महात्मा गांधी भी समझ चुके थे कि जो भगत सिंह था भाई वो लड़का सही कह रहा था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। तो इसने क्या कहा कि अंग्रेज या तो तुम मरो या फिर हमें आजाद कर दो। द्वितीय विश्व युद्ध में परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति अब काफी खराब हो चुकी थी। रीजन ऑफ फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट इमीडिएट जो रीजन था वो एंड ऑफ द क्रिप्स मिशन, मिशन विद नॉट रीचिंग विद एनी फाइनल डिसीजन। जो मिशन था फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचा था। इंडिया इंटेंशन टू अनकंडीशनल सपोर्ट द ब्रिटिश। बिल्कुल हाँ, बार छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा गया था। वहां पर मैंने अगस्त प्रस्ताव को गलती से बता दिया, वहां पर ठीक कर रहे हैं, वहां पर मिस्टेक हुई है मुझसे, उस वहां पर ठीक कर लेना। ठीक है। anti-British settlement and the demand of the complete independence and gained popularity among the Indian public. The condition of the economy had deteriorated significantly as a result of World War II. ठीक है, तो आपका अगस्त क्रांति यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड हम चला लेते हैं, आपका सेकंड पार्ट। अब क्या आएगी हमारी? अब हमारी आएगी वेबल योजना और उसी में शिमला सम्मेलन। ठीक है, वेबल योजना। तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल थे।
एक मिनट रुक जाओ भाई, अब ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ चलो। तत्कालीन जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड वेवल ने भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था, जिसे इसे शिमला सम्मेलन के शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था? जून में। ये 25 जून से 14 जुलाई तक रहा था 1945 में। शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था? 25 जुलाई से लेकर, सॉरी 25 जून से लेकर, ये जून है भाई, 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक ये सम्मेलन बुलाया गया था शिमला के अंदर। भारत के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग व अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और इसके परिणाम स्वरूप भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान के लिए योजना बनाई गई। उसे इतिहास में वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। Wavell scheme, that then Viceroy Lord Wavell proposed to the Indians that British government wanted to that the Viceroy executive would be reconstituted until a new constitution was made. Lord Wavell called a conference in Simla in June 1945, discussed this issue, and Viceroy leaders of the various leaders of India were invited of this conference, Congress, Muslim League and the others parties. वो आए वहां पर और वे वहां पर डिस्कशन किया और वहां पर एक योजना बनाई जिसे वेबल प्लान के नाम से जाना जाता है। अब वेबल योजना के प्रमुख प्रावधान क्या कुछ थे, क्या क्या बात इसमें वेबल योजना में थी कि पहला इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय को और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। कि कमांडर चीफ को छोड़ दो और वायसराय को छोड़ दो, बाकी जितने होंगे सब भारतीय होंगे। इसमें कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर बराबर रखी जाएगी। मान लो किसी ने एक मुसलमान है तो एक हिंदू उसमें रखा जाएगा। एक अन्य प्रावधान यह किया गया कि हालांकि गवर्नर जनरल के निषेधाधिकार शक्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग करने भी आवश्यक नहीं समझा जाएगा। Major provisions of Wavell Plan. Under this, a provisional was made that Indian would be appointed as all other members of the Viceroy executive except the Viceroy and the Commander-in-Chief. It said that the number of Hindus and Muslims would be kept equal in the Viceroy executives. In another provision, it was said that although the provisions power of the Governor General will not be abolished, it will be not to considered necessary to used. इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया, यानी वेवल योजना की हम बात करें कि वायसराय की जो कार्यकारिणी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम सरकार रूप में कार्य करेगी। इस योजना के तहत यह व्यवस्था की गई कि राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी ताकि कार्यकारिणी के सदस्यों में नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची तैयार की जा सके और यदि इस मुद्दे को लेकर आम सहमति निर्मित नहीं की जा सकी तो इसके कार्य के निष्पादन के लिए अलग अलग सूचियां भी प्रस्तुत की जा सकेगी। इन समस्त बिंदुओं के साथ इस योजना के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया कि जब कभी भी ब्रिटेन के युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद भारत के लिए नए संविधान निर्माण संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। Along with all these points under the plan, a provision was also made that whenever Britain would get a decisive victory in war, then the purpose of making a new constitution for the India would be started. वेबल योजना पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या रही? मुस्लिम लीग इस बात पर बहुत अधिक जोर दे रही थी कि वह मुसलमानों को एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और ब्रिटिश सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी मांग थी कि कांग्रेस सहित अन्य किसी भी संस्था को वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भी मुस्लिम सदस्य को भेजने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस किसी मुसलमान को नहीं भेजेगी अपनी उसमें परिषद में। मुसलमानों का नेतृत्व सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी, इकलौती है वो। उनका चयन जो सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस मत का तीखा विरोध किया था।
अब वेवल योजना पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह कहते हुए वेवल योजना को ठुकरा दिया कि इसके माध्यम से अंग्रेजों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की छवि सिर्फ स्वर्ण हिंदू दल की संस्था की बिना दी जाए, कि जो हिंदू स्वर्ण है ना वो सिर्फ कांग्रेस के अंडर है, ये बात वो साबित करना चाह रहे थे उससे। तो अंग्रेजों की इस मंशा को से कांग्रेस का नेता अत्यधिक रुष्ट थे। जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो अत्यधिक गुस्से थे इस बात से। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द वेवल प्लान, सेइंग दैट through it an attempt was being made by the British to make the Congress image only the organization the upper caste Hindus party. Congress leaders were extremely angry with this intention of the British. इसके अलावा कांग्रेस यह भी चाहती थी कि उसे यह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए कि वह अपने द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में देश के सभी संप्रदाय प्रतिनिधि सुनिश्चित कर सके। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के सभी संप्रदाय के प्रतिनिधि अपनी संस्था के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त करना चाहती थी और मुस्लिम लीग इसके खिलाफ थी। अतः ये स्पष्ट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक दूसरे पर जो मत थे उसके अंदर सहमत नहीं हो पा रही थी। इसलिए अतः लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफलता कर समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने से संबंधित अंग्रेजों का एक और प्रयास असफल हुआ। देखो जो वेवल योजना थी, अगस्त प्रस्ताव जो था, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, वो अभी तक असफलता ही हाथों उनके लग रही थी। अब आएगा कैबिनेट मिशन। क्या होगा? कैबिनेट मिशन की अब एंट्री होगी। मुझे कमेंट करके बता दीजिए चीजें आपको समझ में आ रही है। और आपसे पूछे कि वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई थी, तो 14 जून को प्रस्तुत की गई थी भाई, ठीक है। 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन क्या है, इसके सदस्य कौन थे? क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था, भारत का प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश के, भारतीय सरकार से भारतीय नेताओं को शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए भारत में एक मिशन भेजने का निर्णय लिया था। क्या किया था? भारत में शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए एक निर्णय उसने लिया था। What was the cabinet mission and who are the members? Clement Attlee, British Prime Minister, decided to send a mission to India to transfer power from the British India government to Indian leaders. अब देखो कैबिनेट मिशन के सदस्य और कैबिनेट मिशन के सदस्य का पद और नाम। पैंथिक लोरेस भारत के राज्य सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिफ्ट व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौवान विभाग के प्रथम स्वामी थे। लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन का सदस्य तो नहीं था, लेकिन इसमें शामिल जरूर था। ठीक है, क्या था? नौवान सभा का प्रथम स्वामी था ये एवी अलेक्जेंडर, और कैबिनेट मिशन के अंदर ही आए थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु भारतीय नेताओं के साथ सहमति प्राप्त करना, एक संविधान निर्माता निकाय यानी भारतीय संविधान सभा का निर्माण करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। ऑब्जेक्ट क्या था मिशन का? इंडियन लीडर टू बी ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्टेंड ए कंसर्व, टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिएट करना था, एस्टेब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ मेजर इंडियन पार्टीज। अब कैबिनेट मिशन की विफलता क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी के लिए न्यूनतम व्यक्तियों वाला एक मजबूत केंद्र चाहती थी। मुस्लिम लीग विधायकों में समानता जैसे मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा का उपाय चाहती थी। कांग्रेस क्या चाहती है कि पार्टी प्रांतों के लिए न्यूनतम शक्ति वाला एक मजबूत केंद्र चाहती है, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम क्या कहती है? मुस्लिम लीग विधायकों के समानता और मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा में उपाय चाहती है। चूंकि दोनों पार्टियां कई वैचारिक मतभेद थे और कई आम जमीन नहीं मिल पा रही थी, मिशन मई 1946 में अपने स्वयं के प्रस्ताव के साथ आया था। किसमें? कौन कौन से प्रस्ताव?
कि भारत को डोमिनियन के बिना किसी विभाजन की स्वतंत्रता दी जाएगी, कि भारत को डोमिनियन को बिना किसी विभाजन के स्वतंत्रता, कि भारत को डोमिनियन नहीं बनाया जाएगा लेकिन विभाजन के साथ ही स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रांतों के 3 समूह में विभाजित किया गया था। एक समूह था मद्रास, मध्य प्रांत, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा। ग्रुप बी जो था उसमें पंजाब, सिंध, NW, FP और बलूचिस्तान। ग्रुप सी के अंदर बंगाल और असम था। मुस्लिम बहुल प्रांतों को 2 समूह में बांट दिया गया। शेष हिंदू बहुमत को एक दूसरे समूह में बांट दिया गया था। दिल्ली में केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेशी मामले, संचार और मुद्रा पर अधिकार होंगे। शेष शक्तियां प्रांतों के पास नहीं होती। देश के लिए नया संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान के आधार पर नई सरकार बनाने तक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। The Muslim League major provinces were divided into 2 groups and the remaining Hindus major party provinces were divided into 1 group. The central government in Delhi will have powers over defense, regions affairs, communications and currency. The remaining power will be vested with the province. ये भी उसकी शक्तियों के अंदर कह रहा है कि शक्तियां जो होगी वो प्रोविंस के अंदर रहेंगी। ठीक है, उससे रिगार्डिंग है। अब वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए 14 लोगों को आमंत्रित किया था। इसमें से 5 तो कांग्रेस लीग थे, 5 तो कांग्रेस है, 5 मुस्लिम लीग, सिख, पारसी और भारतीय ईसाई अनुसूचित जाति सदस्यों के प्रतिनिधि करने वाले एक सदस्य थे। क्लियर है? कितने अंतरिम सरकार के लिए 14 सदस्यों को चुना गया था। The Viceroy invited 14 people from an interim government. There were 5 members from Congress, 5 from League and first each representing Sikh. यानी एक तो सिख को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पारसी जो इंडियन क्रिश्चियन उनको, और एक शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के दौरान तो एक ही व्यक्ति जा सकता था, उसमें बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार की पृष्ठभूमि, भाई क्या गठन हुआ, उसका कारण क्या था? अंतरिम सरकार को गठन एक शाही संरचना और एक लोकतांत्रिक संरचना के बीच अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी गई थी। कि एक तो अंतरिम सरकार क्या है कि एक तो शाही संरचना हो और एक लोकतांत्रिक संरचना हो। उस समय तक शाही संरचना से लोकतांत्रिक समय तक जाने तक बीच में कुछ शासन करने के लिए, कुछ काम करने के लिए एक सरकार बनाई जाती है, जिसे अंतरिम सरकार, यानी कम समय के लिए बनाए जाने वाली सरकार को अंतरिम सरकार कहते हैं। यह 15 अगस्त 1947 तक चला। जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गया था, तो उसके बाद अंतरिम सरकार को समाप्त कर दिया गया था। इस अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा से हुआ था, जो अगस्त 1946 में चुनी गई थी। अंतरिम सरकार के सदस्य संविधान सभा को चुना। अंतरिम सरकार के सदस्य कौन थे? जो अगस्त के अंदर 1946 में अंतरिम सरकार, एक मिनट, इस अंतरिम सरकार का संगठन संविधान सभा से हुआ था। संविधान सभा से हुआ था और इसमें अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो किससे जुड़े हुए थे? संविधान सभा से जुड़े हुए थे। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था और प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते थे। गवर्नमेंट एक्ट, अंतरिम गवर्नमेंट बैकग्राउंड क्या है? The interim government was formed as a temporary government between a royal structure and a democratic structure. This lasted until 15 August 1947, when India became independent and was divided into India and Pakistan. The interim government was formed from the Constitutional Assembly, which was elected by the August 1946 member of the interim government. Election of the Constituent Assembly was not directed. Representative were elected by the provincial assemblies. इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 69% सीटें प्राप्त हुई थी और उसके पास बहुमत था। चलो ठीक है अंजलि, मैं बस रोक देते हैं इसको। ठीक है भाई, रोक देते हैं, लो बस।
जैसा आपको सही लगे। थैंक यू अंजलि मैन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू बहन। थैंक यू चंपा, थैंक यू बहन। देखो, क्लास के अंदर फैक्चुअल थोड़ी क्लास रहती है, तो उसके अंदर स्टोरी टाइप नहीं रहता। हालांकि अगर आप नोट्स अपने आप नोट्स पढ़ते हो तो आपको ये स्टोरी टाइप ही समझ में आ जाएंगे, एक बार करने के बाद स्टोरी टाइप लगता है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि एक क्लास इस टॉपिक पर एक क्लास और बनाई जाए, संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक निर्माण के ऊपर, तो हम क्लास आगे कर लेंगे। अदरवाइज अब चीजें वही आ जाएंगी, जैसे अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा कि कौन सा मंत्री कौन था, वो चीजें आ जाएंगी। फिर क्या होगा, संविधान निर्माण आ जाएगा कि संविधान सभा कैसी थी। ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो वो क्लास कर लेंगे, अदरवाइज वो नोट्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि वो चीजें आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हो, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्योंकि संविधान सभा को हम सभी पढ़ चुके हैं। उसके अंदर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, बी एन राव कौन थे, जो प्रमुख प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। अधिवेशन कितने दिन हुए। कैसे चंपा, मैं समझ नहीं पा रहा। सर अब ना थोड़ा अलग अलग करवा दीजिए। कैसे? ये संवैधानिक निर्माण के अंदर तो ऐसे ही होगा, अलग अलग नहीं हो पाएगा। अब मुझे मुझे पता है कि आप कहना चाहते क्या चाहते हो। एक टॉपिक के हिसाब से अगर हम चलें से, ठीक है, लाइक एज ए टॉपिक, तो टॉपिक के संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण तो जो 1600 से लेकर 1947 तक का जो चलेगा, उसके रिगार्डिंग ही मुझे चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको संविधान सभा यहाँ पर भी करवाऊं और संविधान सभा इंडियन नेशनल के जो मूवमेंट्स होंगे उन वहां पर भी करवाऊं, तो वहां पर एक मूर्खता ही होगी, वहां पर एक समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा होगा कि हम बाद में एक रिवीजन जब करेंगे तो उसमें हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तभी तो मैं आपके लिए सिर्फ गवर्नर जनरल लेकर आऊंगा। कोई भी एक्ट वहां पर, कोई भी किसी भी चीज का हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा भी। हाँ, लेकिन जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में बेहतरीन रूप से डिस्कस करेंगे। क्या करें परमदीप, नोट से कर लेंगे भाई। देखो, अगर आप नोट से करना चाहते हो नोट से कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि उस जो स्लाइडें बचती हैं, लगभग 30 के आसपास स्लाइड बचती हैं, ठीक है, तो आप अगर कहते हैं तो 30 स्लाइडों को दोबारा उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उनको करवाया जाए तो करवा देंगे, अगर आप मना करोगे तो नहीं कराएंगे। ठीक है, डिसीजन आपका होगा, करना हमें होगा। सर मेडिकल का भी नोट्स, अच्छा मिडवल मिडवल्स के नोट्स आपके वही हैं, पर जो चंपा, वही आपके नोट्स है मिडवल का।
मिडविल के क्या नोट्स? आपके अपलोड तो है वो नोट्स, सेम वही है, वहां से उसको निकलवा लो और वहां पर अपलोड करके उसको करवा लो जो कुछ करवाना। तो मेडिकल के नोट्स में कहाँ से ला कर दूंगा भाई? मेडिकल तो मैंने 10th के अंदर बायो जरूर पढ़ी थी, उसके बाद तो बायो देखी ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, इंजॉय करो, घबराए मत करो। हो गया तो हो गया, इंसान गलतियों का पुतला तो है इंसान। हालांकि गलतियां होती हैं, गलतियों को सुधारना ही हमारा ध्येय होता है। और एक बात मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब सुमित्रा हो, चंपा हो, परमदीप है, दोनों प्रिया हैं, एक अंजलि, एक प्रिया कौशिक है और एक प्रिया पांडे है, दोनों वो है। और सुमित्रा है, अंजलि है, रेनू है, रेखा है। ठीक है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ये इस बात को मैं मानता हूँ। जिस डेडिकेशन के साथ आपने फर्स्ट क्लास मेरी देखी थी, उसी डेडिकेशन के साथ आपने मेरी ये क्लासेस भी देख रहे हो। सल्यूट आप सभी की डेडिकेशन को। क्योंकि इतिहास को इतने लंबे समय तक पढ़ना एक अपने आप में ही एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो आपका कमेंट नहीं आया मुझे, आगे करना है या फिर इसको किसी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें? अजीब सा डर लग रहा है। डरना तो है ही नहीं, एग्जाम को लेकर क्या डरना। बर्डन मत रखो, एक एग्जाम आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं करता है, एक बात अपने माइंड के अंदर फोकस करो। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, परिणाम क्या होगा उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ इतना अनुमान लगाइए, परिणाम अच्छा ही होगा। हम क्या करते हैं, हम अनुमान नहीं लगाते। भाई मुझे क्या ऐसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे करवाना चाहिए, फिर मुझे लगता है कि नहीं, इसको लंबा मत खींचो, वो सभी चीजें नॉर्मल है, वो ये बच्चे रेड कर लेंगे। आप बताइए, आप मैं एक बार मुझे, लगभग मैं 10 बजे तक का वेट करूंगा, 11 बजे तक, ठीक है? 11 बजे तक आप मुझे, नहीं भाई 11 तो नहीं बज पाएंगे, 11 तो ज्यादा हो जाएगा टाइम। हाँ लगभग 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे तक ही मैं घर पर हूँ। 9:40 के आसपास तक एक बार जितने नोट्स मैंने वहां पर अपलोड किए एक बार उनकी रिवीजन कर लो। ठीक है, उनकी रिवीजन कर लो, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बता देना ऐप में कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। और बाकी छोड़ो यार, कर लेंगे, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि कल को अगर परेशानी ना हो कुछ भी। क्योंकि जब मैं उसको पढ़ाऊंगा शायद आपको दो चीजें और ज्यादा बता दूं उनके बारे में। ठीक है, रिवाइज में सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज होगा, यानी एक टॉपिक अगर कोई आ गया, कोई संविधान सभा से क्वेश्चन बन गया, प्रारूप समिति को क्वेश्चन बन गया, तो उसमें सिर्फ हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उसके सदस्यों को पढ़ पाएंगे। अन्य समितियों के बारे में क्या है, 4 समिति मैं बता दूंगा, झंडा समिति, जो संचालन समिति और कार्यकारिणी सदस्यों के बारे में। बट जो डीपली डेप्थ के अंदर हम जाएंगे तो वो तो हम उसी में जाएंगे ना, जब हम उस टॉपिक को करेंगे, हम उस टॉपिक को ही करेंगे। ठीक है, होने दे क्लास एक्स्ट्रा। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी
कन्फ्लिक्ट रहे, हमारा मतभेद रहे, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप ऐप से जाओ सिलेबस अपना कंप्लीट करने के बाद, तो आपके अंदर मन के अंदर ना शांति होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, दवंद नहीं होना चाहिए आपके मन के अंदर। दवंद क्या होता है? अच्छा बुरा, सही गलत, इस चीज को लेकर आपके दवंद नहीं होना चाहिए मन के अंदर, शांति होना चाहिए कि हाँ हमने जो पढ़ा वो अच्छा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर हमारे मन के अंदर ये रहता है ना कि ये चीज भी छूट गया, ये चीज छूट गया, ये चीज छूट गया, ये इंपॉर्टेंट था ये निकला, तो मन में मलाल रहता है कि शायद सर करवाते या फिर भाई करवाते तो अच्छे से करवाते, एक बार समझा देते तो वो याद रहता, ऐसा मलाल हमारे मन के अंदर रह जाता है। और संविधान सभा से क्वेश्चन बनना नॉर्मल रहता है, बनता ही बनता है मुझसे। अगर मॉडर्न इंडिया का मैं फेवरेट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, तो एक तो गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।